सीरीज की शुरुआत मौ और उसकी माँ के बीच एक बहुत तीखी बहस से होती है। उसकी माँ बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके और उसके नए पति के साथ कनाडा चले ताकि वहां जाके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सके। लेकिन मो इस बात को पूरी तरह से मना कर देती है। उसके माता पिता के कई साल पहले तलाक हो जाने के बाद से वो सिर्फ एक नाजुक सी उम्मीद के सहारे जी रही थी कि एक दिन उसके पिता और उसका भाई जिन उसे लेने वापस आएंगे। वे उसे ढूंढेंगे और किसी तरह वे सब फिर से एक परिवार की तरह साथ रहने लगेंगे। क्योंकि उसकी माँ उसके दिल के अंदर चल रही हर बात को अच्छी तरह समझती है, इसलिए वो फैसला करती है कि उसे एक ही बार में पूरी सच्चाई बता दे। अपनी बेटी के उन गुलाबी और आदर्श सपनों को खत्म करने के लिए जिन्हें वो सालों से पकड़े हुए थी, वो सीधे और सख्त लहजे में बताती है कि जिन असल में उसका भाई है ही नहीं। उसके पिता ने जिन को तब गोद लिया था जब उसके असली माता पिता एक हादसे में मर गए थे। इतना ही नहीं, उसके पिता ने दोबारा शादी भी कर ली है और अब उनका एक और बच्चा भी है। अब इस बात की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि वे कभी उसे ढूंढने वापस आएंगे। ये सच्चाई मो पर हर तरफ से एक साथ टूट पड़ती है। टूट चुकी मो उसी वक्त थाईलैंड के लिए पहली फ्लाइट पकड़ लेती है। वो ठान लेती है कि वो खुद उन्हें ढूंढेगी और अपनी आंखों से सब कुछ देखेगी। थकान के कारण वो प्लेन में ही सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके बगल में बैठी लड़की हल्के से उसे हिलाती है और अपना परिचय देती है। मेरा नाम नाना है, वो कहती है। तुम यहाँ घूमने आई हो या यहीं की रहने वाली हो? मो उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना देती है कि वो अपने भाई से मिलने जा रही है, जिसके बारे में उसे सालों से कुछ भी पता नहीं है। जब नाना मजाक मजाक में पूछती है तो क्या वो हैंडसम है, तो मो का चेहरा तुरंत नरम पड़ जाता है, मानो दिल का आकार ले ले। वो उसे बताती है कि वो बहुत दयालु है, हैंडसम है, बेहद मेहनती है, हमेशा पहला नंबर लाता था और कभी अपना आपा नहीं खोता था। ठीक उसी पल सीन बदलता है। हम जिन को देखते हैं, उस अच्छे खूबसूरत लड़के को जो हमेशा फर्स्ट आता था, अब एक गैर कानूनी अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में जाते हुए। वहाँ की लड़ाइयाँ बेहद बेरहम, गैर कानूनी और कच्ची होती हैं। साफ दिखता है कि जिंदगी ने उसे बुरी तरह कुचल दिया है और उसे एक बिल्कुल अलग इंसान बना दिया है। भयानक मार खाने के बाद भी वो आखिर में मुकाबला जीत जाता है। जब वो हाफता हुआ खड़ा होता है तभी उसका फोन बजता है। उसके पिता फोन पर बताते हैं कि उसकी बहन उनसे मिलने आ रही है और उसे एयरपोर्ट से लेने जाना है। वो उसे फ्लाइट की सारी जानकारी भेजते हैं। जिन शीशे में खुद को देखता है, नील कट सख्त हो चुका चेहरा, और समझ जाता है कि वो शक्ल बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसकी बहन ने अपने मन में बना रखी होगी। अगले दिन जब मो एयरपोर्ट पहुंचती है तो जिन उसे मैसेज करता है कि वो गेट के सामने इंतजार कर रहा है। वो खुशी से भरकर बाहर दौड़ती है, लेकिन अचानक टैक्सी ड्राइवर उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बैठाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच वो एक आवाज़ सुनती है, जिन की आवाज़, जो उन्हें कह रहा होता है कि उसे छोड़ दो, वो उसके साथ जा रही है। वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। पूरे रौब और आत्मविश्वास के साथ वो वहीं खड़ा रहता है और उसका इंतजार करता है। मो ठिठक जाती है। वो उसे देखती रह जाती है, पूरी तरह उलझी हुई। ये आदमी आखिर है कौन? उसके हाथ में लाइटर क्यों है? उसका चेहरा किसने इतना बिगाड़ दिया? माहौल को हल्का करने की कोशिश में वो कहता है, क्या हुआ, पहचाना नहीं आ क्या? वैसे भी तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हें लेने भेजा है। वो उसका सूटकेस उठाकर कार में रखने लगता है, जबकि मो वहीं जमी रहती है, ये समझने की कोशिश करती हुई कि कब, कैसे और कहाँ सब कुछ गलत हो गया। वो उसे होश में लाते हुए कहता है कि गाड़ी में बैठो, उन्हें निकलना है। पूरे रास्ते मो उसे हैरानी से देखती रहती है। वो उससे पूछती है कि वो जिंदगी में आखिर करता क्या है, क्या ये कार उसकी अपनी है या उसने चुरा ली है, और क्या वो अब भी पढ़ाई कर रहा है या नहीं। वो आराम से बताता है कि उसने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। ये सुनकर मो लगभग काबू खो देती है। वो तो पहले इतना तेज था कि उनसे अलग होने से पहले सभी को उम्मीद थी कि वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगा। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल उनके बगल में आकर रुकती है। लाल बालों वाला एक लड़का जो साफ तौर पर जेल की जिंदगी से सख्त हो चुका लगता है, जिनको आवाज़ देकर कहता है कि उनके साथ शराब पीने चलो। फिर वो मो की तरफ देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि वो कौन है और क्या हरे सांप को पता है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। जिन उसे तिरछी नज़र से देखता है और बिना कोई रिएक्शन दिए गाड़ी चलाता रहता है। मो के लिए ये सब समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ना उसके दोस्त, ना उनका हुलिया, ना ही ये पूरी जिंदगी। वो सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखती है, ये जानते हुए कि अगर वो पूछेगी भी तो वो जवाब नहीं देगा। जब वे घर पहुंचते हैं तो उसे दूसरा झटका लगता है। वो अपने पिता को जमीन पर गिरे हुए पाती है, इतनी नशे में कि होश ही नहीं। किचन से उसे उनकी पत्नी की आवाज़ आती है, जो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में पीने के अलावा कुछ नहीं करता और जल्द ही उसे अस्पतालों से घसीट घसीट कर बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही उसे पता चलता है कि मो आ चुकी है, वो आगे बढ़कर उससे मिलने आती है।
वो अपनी छोटी बहन चेन को बुलाती है, जो मुश्किल से 6 साल की होती है, ताकि वो अपनी बड़ी बहन से नमस्ते करे। मो इतने सालों में आए बदलाव की गहराई को समझ ही नहीं पाती। वो अपने साथ लाए हुए तोहफे निकालती है और सबको देती है। बाद में सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। अचानक जिन का दोस्त एस वहां आ जाता है और उसे बात करने के लिए अलग ले जाकर नीचे ले जाता है। मुंह बहुत उदास हो जाती है। उसने तो उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट खोला तक नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो भी उनके पीछे जाती है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो कैसी अजीब जिंदगी जी रहा है। वो जिन को सीढ़ियों पर एस के साथ खड़ा पाती है, जो उससे सीधे पूछता है, क्या तो जीने से थक गया है या खुद को मरवाना चाहता है। मो की चिंता और बढ़ जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो किसी खतरनाक चीज में फंसा हुआ है। एस उसे बीख लेता है और मुस्कुलाता है। तुम्हारे नाम का मतलब रात होता है ना? वो कहता है। वर्कशॉप में आना तुम्हारे लिए एक बड़ा राज है। ये कहकर वो उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। मो जिन को उसका गिफ्ट देती है और समझाती है कि वो बस एक मेहमान है, इसलिए उसे कुछ लाना पड़ा। फिर वो ऊपर चली जाती है। उस रात वो सो नहीं पाती। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने पढ़ाई छोड़ दी और इस तरह का इंसान बन गया। वो तय करती है कि उसे खुद ही सच्चाई जाननी होगी। वो उसे मैसेज करती है कि वो अकेली है और भूखी भी। वो उससे नीचे आने को कहता है ताकि वो उसके लिए खाना ला सके। वो उसे एक फिश रेस्टोरेंट ले जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसे इस तरह का खाना पसंद है। जब वो मेन्यू देखकर उलझ जाती है तो वो खुद ही उसके लिए ऑर्डर कर देता है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। पूरे समय वो चुप रहता है, ना एक बार उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है, न ये बताता है कि वो इतने सालों तक कहाँ गायब रहा, और ना ही ये कि उसने कभी उसकी खबर क्यों नहीं ली। आखिरकार वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुझे तो है। और फिर वो सवालों की बौछार कर देती है। वो असल में करता क्या है, उसके चेहरे का ये हाल कैसे हुआ, उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, उसकी ज़िंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। वो सब कुछ वहीं रोक देता है और कहता है कि वो ठीक से खाता पीता है और बस वही काफ़ी है। उसी समय उसका लाल बालों वाला दोस्त फांग वहां आ जाता है और उसे चढ़ाने लगता है कि वो पार्टी छोड़कर लड़कियों के साथ घूम रहा है। जिन उसे थोड़ी देर मजाक करने देता है ताकि माहौल हल्का हो जाए, फिर चुपचाप उसकी प्लेट अपने पास खींचकर उसमें से प्याज निकाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि मुंह को प्याज पसंद नहीं है। लेकिन तब तक मुंह पहले ही नाराज हो चुकी होती है और खाना खाने से मना कर देती है। वे वहां से निकल जाते हैं ताकि वो उसे घर छोड़ सके। रास्ते में वो उससे पूछती है कि हरा सांप असल में कौन है और क्या वो किसी रिश्ते में है। इससे पहले कि वो सवाल टाल पाता, कुछ लोग अचानक रेस्टोरेंट में घुस आते हैं, साफ तौर पर उससे लड़ने के इरादे से। वहाँ हंगामा मच जाता है। फांग उसे अपनी स्कूटर की चाबी फेंकता है ताकि वो पहले अपनी बहन को घर छोड़ दे और बाद में लड़ाई संभाल ले। इस पूरे हंगामे के बीच मुंह को लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में है, खुश बस उसके पीछे बैठकर सफ़र कर रही है, इस बात से रोमांचित कि आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब वे फिर से साथ हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो वो उससे थोड़ी पूछताछ करती है कि वे लोग कौन थे और क्या चाहते थे। वो उसके करीब आकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो। जब से तुमने मेरा चेहरा देखा है बस सवाल ही पूछे जा रही हो। वो घबरा जाती है, पीछे हटती है और अपने कमरे में चली जाती है। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने निकल जाता है। अचानक उसे एक मैसेज मिलता है जिसे पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऑन गैंग ने उसके पिता को बंधक बना लिया है। वो वहाँ भागता हुआ पहुँचता है और सीधे हरे सांप से सामना होता है। वो कीरा होती है, गैंग लीडर की बेटी। वो उसे अपने कर्ज के पैसों का एक हिस्सा फेंक कर देता है और कहता है कि बाकी पैसे वो किस्तों में देगा। साथ ही चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा ड्रामा ना करें, अगली बार वो उसके पिता को वहीं छोड़ भी सकता है। कीरा देखती है कि वो इतनी जल्दी जाने वाला है तो वो उसे सच्चाई बता देती है। किसी ने उसके पिता को छुआ तक नहीं था। वे उन्हें सड़क पर नशे में बेहोश पड़े हुए मिले थे। वो ये भी बताती है कि उसने उसे ठीक से दिखने के लिए 2 घंटे से ज़्यादा समय मेकअप करने में लगाया था। फिर वो उसे एक सौदा ऑफर करती है, अगर वो उसके साथ रुककर डिनर कर ले तो वो उसका सारा कर्ज माफ़ कर देगी। वो खुद को मुश्किल से संभाल पाता है। वो जानता है कि वो सालों से बस इस इंतज़ार में थी कि वो उसकी तरफ देखे, लेकिन जैसे ही मुंह का मैसेज आता है कि वो कब घर लौटेगा, वो खुद को अलग कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मो ये देखकर हैरान होती है कि वो अब तक लौटा ही नहीं है। उसके पिता की पत्नी उसे बताती है कि वो बहुत कम घर आता है, वो किसी और जगह अकेला रहता है और कभी कभार ही यहाँ आता है। मो उसे वापस बुलाने का कोई बहाना सोचने लगती है। वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और किसी को बताए बिना वाटर हीटर खराब कर देती है। फिर मदद के लिए आवाज़ लगाती है ताकि वो उसे बुला सके, क्योंकि जाहिर है कोई ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहता। और सच में उसकी योजना काम कर जाती है। आधे घंटे के अंदर ही जिन वहाँ आ जाता है और वाटर हीटर ठीक करने लगता है। जैसे ही वो काम ख़त्म करता है वो जल्दी से जैकेट पहनता है। साफ दिख रहा होता है कि वो जाने की तैयारी में है।
मो किसी भी तरह की बात शुरू करने की कोशिश करती है, कुछ भी, बस उसे थोड़ा रोकने के लिए, ताकि वो इतनी जल्दी ना जाए। लेकिन उसे जल्दी होती है, उसे ज़रूरी काम से जाना होता है। वो नीचे जाता है और चला जाता है। उसी पल मो बहुत दुखी हो जाती है। वो उसके पीछे बाहर जाती है और पहली टैक्सी में बैठ जाती है, ये ठान कर कि उसका पीछा करेगी और आखिरकार समझेगी कि वो ऐसा कौन सा काम करता है जिसके लिए उसे इतनी जल्दी रहती है। वो देखती है कि वो गाड़ी पार्क करके पैदल आगे बढ़ जाता है तो वो भी जल्दी से उतर जाती है। अचानक वो उसे ठीक अपने सामने खड़ा पाती है। उसने उसे उसी पल देख लिया था जब वो टैक्सी में बैठी थी। वो झूठी हैरानी दिखाते हुए मासूम बनने की कोशिश करती है। ओ माय गॉड, कितना बड़ा इत्तेफाक है। मुझे बोरियत हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा शहर में घूम लूं। लेकिन वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि घर वापस चली जाए और उसका पीछा करना बंद करे। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वो किसी और गाड़ी की तलाश करने लगती है ताकि अपनी ये जासूसी जारी रख सके, और किस्मत से उसकी मुलाकात फांग से हो जाती है। वो तुरंत कहती है, तुम जिनसे मिलने जा रहे हो ना, मैं भी उसी के पास जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रही थी, हमारी मिलने की बात थी। वो पूरी तरह फांग को बेवकूफ़ बना देती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है, ये सोचकर कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है। उसी समय जिन का एक बॉक्सिंग मैच चल रहा होता है। इन अंडरग्राउंड मैचों में लोग फाइटर्स पर पैसे लगाते हैं और जो जीतता है वही सब कुछ ले जाता है। बिंग और मोटा पिता दोनों ही वहां मौजूद होते हैं, लेकिन उसका पिता बिंग का हौसला बढ़ा रहा होता है, जो उसका ही आदमी है। जिन और उसके पिता के बीच साफ तौर पर गहरी दुश्मनी होती है, हालांकि अभी तक कोई नहीं जानता कि इसकी असली वजह क्या है। जहां तक जिन की बात है, हम देखते हैं कि लिन, जो कार शोरूम का मालिक है, वही उस पर दांव लगा रहा होता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि जिन ही जीतेगा, इसलिए वो बहुत बड़ी रकम मैच पर लगा देता है। और जैसे जैसे दांव बढ़ता जाता है, मैच उतना ही खतरनाक होता जाता है। इधर जिन लॉकर रूम में वार्म अप कर रहा होता है, उसे एक अनजान शख्स की बातें याद आती हैं जिसका चेहरा जानबूझकर छुपाया गया था। उस आदमी ने उससे कहा था कि एन फैमिली ने उसके साथ सालों तक गलत किया है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब उससे छीनी गई चीज़ें वापस पाने के लिए है। उसी समय फांग मो को लेकर वहां पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर चुपचाप उसे अंदर ले आता है। जैसे ही मो अपने भाई को रिंग में देखती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बेतहाशा फांग से कहती है कि जिन को तुरंत बाहर निकालो, यहाँ तक कि वो खुद दांव के पैसे देने को तैयार हो जाती है। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। रिंग के अंदर जिन जितना हो सके मैच को अपने कंट्रोल में रखता है, तभी अचानक बिंग उसके चेहरे पर एक भयानक पंच मारता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। तभी जिन को मो की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसका नाम लेकर रो रही होती है। अचानक उसके अंदर नई ताकत आ जाती है। वो उठता है और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि जब तक बिंग नहीं गिरेगा वे उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। जब वो आखिरकार उसके पास पहुंचता है तो वो रिंग से बाहर कूदता है, उसे पकड़ता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो नहीं चाहता कि वो ऐसी जगह के आसपास भी रहे। कीरा गुस्से से फट पड़ती है। ये उसके सामने हो रहा ये मना किया हुआ प्यार आखिर है क्या? वो फांग से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जब वो अपने दोस्त को बचाने के लिए सवाल टालने की कोशिश करता है तो वो तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। उधर मो जोर जोर से रो रही होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने साथ ऐसा करेगा। जिन उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है, खुद को ठीक से समझा भी नहीं पाता। वो उससे कहती है कि उसने सालों इस दिन का इंतजार किया था जब वे फिर मिलेंगे, और अब उसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसे ये समझ लेना चाहिए था कि अगर उसने इतने सालों तक उससे कभी संपर्क नहीं किया तो साफ है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। वो उससे कहती है कि अब बस हो गया। वो फ्लाइट बुक करेगी और अपनी माँ के साथ कनाडा चली जाएगी। तभी अचानक बिंग अपनी गाड़ी से उनका रास्ता रोक लेता है। वो शैतानी मुस्कान के साथ अपनी उंगली गले पर फेरता है, जैसे जान से मारने की धमकी दे रहा हो। लेकिन जिन इस बचकानी धमकी पर कोई रिएक्शन नहीं देता। उसे समझ आ जाता है कि वे उसे ज़बरदस्ती कार रेस में घसीटना चाहते हैं। वो मो को अपना फ़ोन देता है और कहता है कि आखिरी सेव की हुई लोकेशन खोलकर उसे बिल्कुल सही तरीके से रास्ता बताती रहे। अगले ही पल रेस शुरू हो जाती है। गाड़ियां एक दूसरे के पीछे तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। इंजनों की आवाज़ गूंजने लगती है। बीच में एक और गाड़ी भी शामिल हो जाती है। मो को कुछ समझ नहीं आता। घबराहट उसे पूरी तरह घेर लेती है। जिन शांति से उससे कहता है, अगले मोड़ के बाद मैं 5 तक गिनूंगा, फिर तुम स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बिल्कुल ऐसे ही सीधा रखना। जैसे ही वो 5 गिनता है, वो खिड़की से बाहर चढ़ता है, लकड़ी के एक तख्ते से लटके बैग को पकड़ता है और कूद जाता है। वो रेस के आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पूरी टीम खड़ी होती है, और इस तरह वो रेस जीत जाता है। वो रेस के लीडर से कहता है कि वो कभी इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, उसे ज़बरदस्ती लाया गया है। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो एक अनजान लड़की को साथ लाया है, जबकि ये रेस सीक्रेट होती हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है। जिन आराम से जवाब देता है, रिलैक्स, वो मेरी गर्लफ्रेंड है।
वो इनाम के पैसे उठाता है और मुंह के साथ वहां से चला जाता है, उसके चेहरे पर जमी हैरानी को नोटिस करते हुए। मो को यकीन नहीं होता कि वो थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, खासकर जब सड़क पर बेगुनाह लोगों के साथ इतने एक्सीडेंट होते हैं। वो गुस्से में उससे सवाल करती है, लेकिन वो भी पलटकर जवाब देता है। हर कोई पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, खासकर वो इंसान जिसने वैसी जिंदगी जी हो जैसी उसने जी है। जब वो पहली बार उसके पिता के साथ गया था तब वे बेहद गरीब थे, सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से कमरे में रहते थे। बारिश होती तो पानी उनके शरीर तक पहुंच जाता था। फिर हालात और भी खराब हो गए, उन्होंने वो कमरा भी खो दिया और पुलों के नीचे सोने लगे। जब हालात थोड़े सुधरे, जब उसके पिता ने दोबारा शादी की, एक रेस्टोरेंट खोला और एक बेटी हुई, तब पता चला कि उस बच्ची को दिल की बीमारी है और उसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। जिनके पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यही रास्ता था जिससे वो पैसा कमा सकता था, जिसके बारे में वो इतनी आसानी से बात करती है जैसे जेब खर्च हो। मो उससे कहती है कि ये सब अब बीते हुए समय की बात है। वो उसकी ज़िंदगी संभालने में उसकी मदद करना चाहती है, उसे ईमानदार काम दिलाना चाहती है और सही तरीके से जीने में साथ देना चाहती है। वो ठंडे लहजे में उससे पूछता है, और किस हैसियत से तुम मेरी मदद कर रही हो? तुमने तो अपना सरनेम भी अपने सौतेले पिता का रख लिया है। तभी उसे समझ आता है कि वो कितना आहत है अपनी माँ की वजह से, जिसने बिना सोचे समझे उन्हें छोड़ दिया था और फिर कभी उनसे संपर्क तक नहीं किया। मो उसे सुझाव देती है कि वे फिर से अपने पुराने घर में साथ रहें और कुछ नया शुरू करें, लेकिन अंदर ही अंदर जिन जानता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। जब सुबह होती है, वो उसे होटल ले जाता है। उसकी माँ खुद उसे वापस ले जाने आ चुकी होती है। मो अपनी माँ से कहती है कि वो कनाडा नहीं जाएगी, वो अपने पुराने स्कूल में ही पढ़ाई जारी रखना चाहती है। लेकिन उसकी माँ बताती है कि वो चीन में अपना घर बेचने वाली है और अपने पति के साथ हमेशा के लिए कनाडा में बसने का प्लान है। मो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी माँ उस आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। वो उसे चेतावनी देती है, अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया और घर से निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगी? वो आदमी खुद को बेहद अपमानित महसूस करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है ताकि वे अपने पारिवारिक मसले अकेले सुलझा सकें। जब उसकी माँ को पता चलता है कि जिन ही उसे यहाँ लेकर आया था, तो वो गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि जिन गलत असर डालने वाला इंसान है, जो लापरवाही से जी रहा है, और वो मो को बार बार उससे दूर रहने की चेतावनी देती है, खासकर इसलिए क्योंकि वे असल में भाई बहन भी नहीं है। बहस के बीच वो ये भी बता देती है कि जिन ने अपने पिता के साथ जाने के बाद कई बार उससे फ़ोन किया था और उसी ने उससे कहा था कि वो उनसे दूर रहे। मो पछतावे से भर जाती है। इतने सालों तक वो उसे दोष देती रही कि उसने कभी उसकी खबर नहीं ली, जबकि असली वजह उसकी माँ थी। वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहीं रहेगी, वो कनाडा नहीं जाएगी। वो अपने पिता और जिन के साथ रहने का फैसला करती है। वो घर लौटती है जहाँ उसकी छोटी बहन उसे अपने कमरे में रोते हुए देखती है। वो चुपचाप उस जगह का पता लिखती है जहाँ जिन काम करता है और उसे दे देती है। उसी शाम वो वहाँ जाती है और पता चलता है कि उसका खुद का कार रिपेयर वर्कशॉप है। जब घड़ी में 12 बजते हैं, वो मुस्कुरा कर कहती है, हैप्पी बर्थडे। जिन अचानक अतीत में चला जाता है जब वे बचपन में मो का जन्मदिन मनाया करते थे। एक बार उसकी माँ ने उससे पूछा था कि उसका जन्मदिन कब है। जब उसे खुद नहीं पता था तो उसने तय किया था कि हर साल दोनों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाएगा। जिन उसे स्ट्रॉबेरी केक खरीदने ले जाता है जो उसे बहुत पसंद है, साथ में मोमबत्तियां भी। जिज्ञासा में वो पूछती है, तो तुम्हारा असली बर्थडे कब है? वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ उसका जन्मदिन मायने रखता है। ये शब्द उसके दिल में गहराई से उतर जाते हैं। वो चाहती है कि वे हर साल साथ में जन्मदिन मनाए। खुशी और शराब के नशे में वो बकबक करने लगती है। वो उसे बताती है कि उसे अपनी माँ की चिंता है कि उसका नया पति कोई ठग हो सकता है जो किसी भी वक्त उसे छोड़ सकता है। जिन कहता है कि उसकी माँ उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है और उसे अपने फैसलों के लिए सम्मान मिलना चाहिए। वो धीरे से उससे पूछता है कि उसे कैसा लगा जब उसे पता चला कि वो असल में उसका भाई नहीं है। उनके बीच का माहौल तुरंत भारी हो जाता है। वो बात बदल देती है और पूछती है कि क्या वो वहाँ रात रुक सकती है। जब वो मना करता है तो वो उसकी हमदर्दी पर खेलती है। कहती है कि अगर वो अभी वापस गई तो कोई जागा नहीं होगा, उनके पिता नशे में होंगे, उनकी पत्नी थकी हुई होगी और बाहर बारिश भी हो रही है। हर संकेत यही कहता है कि उसे रुक जाना चाहिए। वो ज़्यादा पी लेती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जिन पूरी रात उसके पास रहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती और सो नहीं जाती। वो यकीन नहीं कर पाता कि वो इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। उसे याद आता है जब पहली बार उसके पिता उसे घर लाए थे। उस वक्त मो की माँ गर्भवती थी और गरीबी की वजह से उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब मो बड़ी हुई और उससे जुड़ गई तब उसकी माँ ने उसे रहने दिया। अगली सुबह जब उसके दोस्त वर्कशॉप पर आते हैं तो वो उनसे कहता है कि धीरे बोले, कोई सो रहा है। वे सब हैरान रह जाते हैं। उसके कमरे में आज तक कोई आया तक नहीं था, वहां सोना तो दूर की बात थी। जब मो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसने खुद नाश्ता बनाया है। वो उससे गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने दे, लेकिन वो पूरी तरह मना कर देता है।
दूसरी तरफ लिन अपने असिस्टेंट पर दबाव डाल रहा होता है कि वो उस इंसान को ढूंढे जिसे वो काफी समय से तलाश रहा है। एक पहाड़ी रेस के दौरान उसने एक काली कार को अपने पास से गुजरते देखा था। उसकी स्पीड और उससे निकलने वाला फ्लूड साफ तौर पर कुछ अलग और बेहद खतरनाक था। उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो इस बात को छोड़ नहीं पाता। उसी दिन बाद में बिंग अपने आदमियों के साथ वर्कशॉप में घुस आता है। साफ दिख रहा होता है कि वे झगड़ा करने आए हैं। मो सान से पूछती है कि क्या वो सुनहरे बालों वाला आदमी वही है जो बॉक्सिंग मैच में था। सान इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि वो एन फैमिली से है, जिन पहले उनके लिए काम करता था, और जब से उसने उन्हें छोड़कर अपनी जगह बनाई है, वे समय समय पर आकर उसकी वर्कशॉप तोड़फोड़ करते रहते हैं। मुंह दूर से सब देख रही होती है, लेकिन तभी उनमें से एक हद पार कर देता है और उस कार को तोड़ने की कोशिश करता है जिस पर वे सुबह से काम कर रहे थे। मुंह का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये जगह उसके परिवार की है और उस आदमी को लात मार देती है। इसके बाद पूरी तरह से मारपीट शुरू हो जाती है। हर कोई हर किसी से लड़ने लगता है। मुंह अपना फोन निकालती है और पुलिस को कॉल कर देती है। गैंग तुरंत पीछे हट जाती है। मुंह को समझ नहीं आता वे शुरू से ही पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते। ऐसो से समझाता है कि जब तक कोई मर नहीं रहा होता तब तक बात को इतना बड़ा नहीं बनाते। वैसे भी जिन आमतौर पर इन लोगों को चुपचाप संभाल लेता है, लेकिन इस बार उसका कंट्रोल इसलिए टूट गया क्योंकि उन्होंने उसके करीब आने की कोशिश की थी। उसी समय लिन का असिस्टेंट उसे एस की कार की फोटो भेजता है। उस कार में ट्रिपल इंजन होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहाड़ी रेस वाली काली कार में था। लिन को यकीन हो जाता है कि यही ड्राइवर उसे सारे जवाबों तक पहुंचा सकता है। वो सान की पेट शॉप पर जाता है और पहाड़ी रेस और उस काली कार के बारे में पूछताछ करता है। एस तुरंत समझ जाता है कि बात जिन की ही हो रही है। वो जितना हो सके सवालों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब लिन लगातार दबाव डालता है तो आखिरकार एस मान लेता है कि वही ड्राइवर था। हालांकि लिन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, इसलिए वो उसे पहाड़ी रेस की चुनौती देता है। एस चुनौती स्वीकार कर लेता है और तुरंत जाकर जिन को सब कुछ बता देता है। जिन उससे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने बस संयोग से उसे ओवरटेक किया था। फिर वो उसे गैरेज ले जाकर वो काली कार दिखाता है जिसे वो चला रहा था। उसी वक्त वो बताता है कि वो कार जापान में बनी है और दूसरी कारों से उसमें क्या फ़र्क है। कहानी को और मजबूत बनाने के लिए वो उसे वही कैप भी दे देता है जो उसने उस दिन पहनी थी। वे दोनों मिलकर कुछ ड्राइविंग मूव्स की प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि मुकाबले वाले दिन सब कुछ असली लगे। अगले दिन मो अपनी दोस्त नाना से मिलती है, वही लड़की जिससे उसकी पहली मुलाकात प्लेन में हुई थी। वो उसे वो स्कूल दिखाना चाहती है जहां वो एडमिशन लेने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो वहीं पढ़ाई जारी रखना चाहती है। तभी अचानक उसकी नज़र ऑनर बोर्ड पर टंगी एक फोटो पर पड़ती है। वो बोर्ड उन स्टूडेंट्स की तस्वीरों से भरा होता है जिन्होंने नॉलेज कॉम्पिटिशन्स में अच्छा किया था। उस पर जिन की फोटो लगी होती है। मो का दिल खुशी से भर जाता है। यही वो तस्वीर है जिसमें वो हमेशा उसे देखना चाहती थी। उसी दिन बाद में वो वर्कशॉप जाती है। जब वो जिन को वहां खड़ा सिगरेट पीते हुए देखती है तो बहुत गंभीर होकर कहती है कि सिगरेट उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। वो उसे ये भी बताती है कि अब से वो उसे उसके असली नाम से बुलाएगी और उसे भाई की तरह नहीं मानेगी, क्योंकि उसके हिसाब से वो उस रिश्ते के लायक नहीं है। जिन साफ तौर पर परेशान हो जाता है। वो उसकी इस बदली हुई ट्रीटमेंट का आदी नहीं है। फिर वो उससे कहती है कि जब वो ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने जाए तो उसे भी साथ ले चले। जिन उसके अचानक बदले हुए मूड से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। एक पल वो उससे चिपकी रहती है, मीठी बनती है, और अगले ही पल उसके चेहरे तक को देखना नहीं चाहती। वो सोन से पूछता है कि क्या इस बर्ताव का कोई लॉजिक है। एस बड़े भाई वाले अंदाज में सलाह देता है कि इसे इग्नोर कर दो, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी कोई समझ नहीं पाता। जब मो एस के साथ अकेली होती है तो वो मौका देखकर उससे पूछती है कि क्या जिन की जिंदगी में कोई औरत है। एस उसे बताता है कि इस सवाल का जवाब जिन की चाबी के छल्ले में लगा मेटल बताएगा। उसी समय जिन एक बार फिर उस रहस्यमय आदमी से मिलता है जिसका चेहरा सीरीज की शुरुआत से छुपा हुआ है। इस बार वो आदमी उसके बगल में बैठता है, पीठ उसकी तरफ करके, ताकि कोई ये ना दिख सके कि वो बात कर रहे हैं। जिन उसे बताता है कि वो रेस में हिस्सा लेने वाला है और उसके पास ट्रेनिंग के लिए 2 महीने हैं। दिक्कत यह है कि कार में बड़े बदलाव करने होंगे। फिर वो उससे पूछता है कि वो और उसके आदमी देश वापस कब लौटने वाले हैं। वो आदमी जवाब देता है कि सब लोग उससे खबर का इंतजार कर रहे हैं, और फिर चला जाता है। बाद में जब एस जिन से सीखी हुई चीज़ों को आजमाने की कोशिश करता है तो सब गड़बड़ कर देता है। ये देखकर मो उससे कहती है कि उसे ट्राई करने दे। वो बताती है कि उसे अपने पिता को गाड़ी चलाते और कारों पर काम करते देखना बहुत पसंद था। वो पहली ही कोशिश में वो मूव बिल्कुल सही कर दिखाती है। जिन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में उसके पिता की जो इमेज थी वो हमेशा एक शराबी की रही थी। मु समझाती है कि उसका पिता पहले बिल्कुल अलग इंसान था, जिसे कारों और ड्राइविंग का जबरदस्त शौक था।
जब तक कि जिंदगी ने उसे पूरी तरह तोड़ नहीं दिया। गर्व से मुस्कुराते हुए वो कहती है, देखा, फैमिली जीन्स। बाद में नाना मो को अपने कजिन के बर्थडे पार्टी में ले जाने आती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मो नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। हर तरफ लग्जरी कारें होती हैं, सब रेसिंग के लिए मॉडिफाइड, लेकिन उसे ये सब खास इंप्रेस नहीं करता। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा होता है कि क्या जिन की जिंदगी में कोई है या नहीं। नाना उसे सुझाव देती है कि वे एक छोटा सा गेम खेलें जिससे जिन के असली फीलिंग्स सामने आ जाए। वो कहती है कि मो की किसी दूसरे लड़के के साथ फोटो भेजते हैं बस उसकी रिएक्शन देखने के लिए, और इसके लिए नाना के कजिन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मजे की बात यह होती है कि वो कजिन और कोई नहीं बल्कि लिन ही होता है। जब लिन वहां पहुंचता है, नाना मो को उसके बगल में खड़ा कर देती है और बिना किसी को बताए जल्दी से एक फोटो खींच लेती है। फिर वो अगला प्लान समझाती है, फोटो के साथ लोकेशन भेजो, फिर एक मैसेज करो, सॉरी ये यहां गलती से सेंड हो गया, और तुरंत फोन बंद कर दो। जैसे ही जिन वो फोटो देखता है वो फौरन अपनी कार में बैठता है और सीधा उसी लोकेशन की तरफ ड्राइव करता है, ये जानने के लिए कि वो क्या कर रही है। पार्टी में मो इधर उधर घूम रही होती है, तभी जिन का एक दुश्मन उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसकी बहन है या जिन बस झूठ बोल रहा है। वो उसे जिन के बारे में और जानकारी देने का ऑफर देता है, लेकिन पहले उसे उसके साथ ड्रिंक करनी होगी। वो उसे एक खास गिलास देता है। जिज्ञासा में आकर वो पी लेती है। दूर से लिन देखता है कि वो लड़खड़ाने लगी है। जब वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती तो वो तुरंत उसके पास आता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है ताकि वो वहां आराम कर सके जब तक उसका कजिन आकर मदद न करे। अचानक जिन वहां धावा बोलता है और लिन को जोर से धक्का देता है। उसे मुंह से दूर खींचने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मो को होश आता है और वो जिन से कहती है कि लिन का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो बस उसकी मदद कर रहा था। तभी जिन की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ती है। वो पूरी तरह लाल हो चुकी होती है। जिस जूस को उसने पिया था उसमें आड़ू मिला होता है और उसे इससे एलर्जी है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। जाने से पहले वो लिन से कहता है कि वो उसका बर्थडे खराब करने का हर जाना देगा। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे एक दिन निगरानी में रहना होगा। मुंह को बहुत ग्लानि होती है और वो उससे माफ़ी मांगती है कि बिना बताए वो ऐसी जगह चली गई। उसके दिमाग में यही घूमता रहता है कि उसने फ़ोटो के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधे पूछ लेती है कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई है, क्योंकि अगर है तो उसका अस्पताल में उसके साथ रुकना परेशानी खड़ी कर सकता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और फिलहाल उसका किसी रिश्ते के बारे में सोचने का भी इरादा नहीं है। मुंह का दिल खुशी से उछल पड़ता है। आखिरकार उसे वही जवाब मिल जाता है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो फिर से उस पर दबाव डालने लगती है कि वो उसे अपने घर वापस ले चले। वो वही इमोशनल तरीके फिर से इस्तेमाल करती है। वो बताती है कि वो कितनी अकेली है। जब वो बीमार थी तो किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। आखिरकार वो मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन असल में उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो जीन की कीचेन में लगी मेटल ढूंढना चाहती है, जैसा कि सॉन ने उससे कहा था। वो पूरा कमरा उलट पुलट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। बाद में वो नाना के साथ स्कूल जाती है ताकि एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में पूछ सके, लेकिन एक दिक्कत होती है। उसे पहले लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना होगा। नाना तुरंत इस समस्या को सुलझा देती है और बताती है कि उसके परिवार का एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है। वो मो को वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने ले जाती है। जब मो घर लौटती है तो उसे गेट बाहर से बंद मिलता है। उसे लगता है कि जीन ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो दूसरे घर चली जाए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उस घर का दरवाज़ा भी बंद होता है। कोई जवाब नहीं देता। वो अपने पिता की पत्नी को कॉल करती है, जो बताती है कि वो अपनी बेटी के साथ गाँव गई हुई है और 2 दिन बाद लौटेगी। इसके बाद मो अपने पिता को कूड़ेदान के पास सड़क पर सोता हुआ पाती है, पूरी तरह नशे में। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है ताकि वे घर चल सकें, लेकिन वो मना कर देते हैं। वैसे भी बिजली गई हुई होती है और बिना एसी के घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो उन्हें एक कपड़े से ढक देती है और उनके पास बैठकर इंतज़ार करने लगती है। किस्मत से जीन वहाँ से गुजरता है और उन्हें देख लेता है। वो तुरंत सब समझ जाता है और मजाक में कहता है कि वो तो अपने पिता के साथ सड़क पर ही रात बिताने का प्लान बना चुकी है। वो दोनों को घर ले जाता है और बिजली ठीक कर देता है ताकि वो अंदर रह सकें। वो उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, कार के पार्ट्स लेने। मो उसे बताती है कि उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया है और स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये सुनकर जीन सच में खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में पक्का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 महीने बाद उसका मन बदल जाए और वो कनाडा जाने का फैसला कर ले। मो उसे यकीन दिलाती है कि ये उसका आखिरी फैसला है, वो उसके साथ ही रहना चाहती है।
इसके बाद जीन अपनी कार के लिए ज़रूरी पार्ट्स हर जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। तब उसे समझ आता है कि अब उसे वे पार्ट्स खुद ही बनाने होंगे। जब रेस का दिन आता है तो वो जीत जाता है और टॉप रैंक में पहुंच जाता है और ऑफिशियली टीम का हिस्सा बन जाता है। वो अपने उस रहस्यमय पार्टनर को कॉल करके बताता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगले दिन मो नाना के साथ लिन के कार शोरूम जाती है। वो वहाँ की कारें देखकर हैरान रह जाती है और हर एंगल से फोटो लेने लगती है। जब लिन उन्हें सिक्योरिटी कैमरों में देखता है तो वो अपने कजिन को कॉल करके चुपचाप नाना को वहाँ से हटवा देता है ताकि वो मो से अकेले बात कर सके। वो मो से पूछता है कि उसे उसकी तरफ किसने धकेला और उस पर आरोप लगाता है कि वो उसके कजिन के जरिए उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। मो उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। वो तो उसे जानती भी नहीं। वो उसे साफ साफ बताती है कि वो सिर्फ कारों को देखने के लिए आई है और सच कहें तो यहाँ की कारें उसे इतनी खास भी नहीं लगीं। लिन को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो उसे खुद पर तंज कसने दे सकता है लेकिन उसके परिवार पर नहीं। वो उसे अपनी कार में घुमाने का ऑफर देता है ताकि साबित कर सके कि उसकी कार कोई मामूली कार नहीं है। मो मान जाती है क्योंकि कार ने उसका ध्यान खींच ही लिया था। ड्राइव के दौरान वो कार की हर छोटी बड़ी बात पूछती है और बताती है कि उसका एक दोस्त भी है जिसे कारों से उतना ही प्यार है। लिन उसकी बातों में साथ देता है और बाद में उसे घर छोड़ देता है। उसी वक्त मो की पिता की पत्नी उन्हें साथ देख लेती है और तुरंत जीन को फ़ोन करके बताती है कि उसकी बहन किसी रिलेशनशिप में लग रही है और उसे उसके करीब रहकर देखना चाहिए कि कहीं उसे कोई धोखा तो नहीं दे रहा। जीन को बहुत गुस्सा आता है। वो मो को बाहर टहलाने ले जाता है और उसे स्कूल के समय की एक कहानी सुनाता है जिसमें एक लड़का लड़की को सिर्फ दोस्तों के सामने दिखावे के लिए इस्तेमाल करता था और उनके रिश्ते की निजी बातें सबको बता देता था। जब लड़की को ये पता चलता है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है और एक बिल्डिंग से कूद जाती है। मो को लगता है कि वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। हर रिश्ता इतना दर्दनाक अंत नहीं होता। जब वे वर्कशॉप लौटते हैं तो देखते हैं कि उसके दोस्त पहले से ही वहां इकट्ठा हैं और साथ में खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। मो हाथ धोने अंदर जाती है और अचानक उसके सामने कीरा खड़ी होती है। वो उसे देखते ही सीधे पूछती है, तो तुम ही वो हरी सांप हो जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं? कीरा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, और तुम वही छोटी बहन हो जो बॉक्सिंग मैच में थी। दोनों के बीच तनाव तुरंत बढ़ जाता है और बात लगभग लड़ाई तक पहुंच जाती है। तभी जीन आ जाता है और हालात बिगड़ने से पहले सब संभाल लेता है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो साफ दिखता है कि कीरा बहुत जल रही है, खासकर जिस तरह से सब मो के साथ पेश आ रहे होते हैं। और जब जीन सबके सामने मो के लिए खाना तोड़ तोड़ कर देने लगता है तो कीरा की जलन और बढ़ जाती है। वो बार बार जीन के करीब जाने की कोशिश करती है, खुद को ये साबित करने के लिए कि वो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। आखिरकार जीन का सब्र टूट जाता है। वो जोर से कांटा टेबल पर मारता है और साफ कर देता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे पीछे हट जाना चाहिए। ये देखकर मो अपनी प्लेट उठाती है और अपने कमरे में भाग जाती है, ये दिखाने के लिए कि वो पढ़ाई कर रही है ताकि वो उसे जाने को ना कहे। वो इंतजार करती है कि सॉन उसे देखने आए। जब वो आता है तो मो उससे सीधे पूछती है कि क्या जीन के दिल में कीरा के लिए कोई भावना है। सॉन उसे यकीन दिलाता है कि ये रिश्ता नामुमकिन है क्योंकि कीरा ऑन गैंग्स के लीडर की बेटी है। बाद में मो माहौल देखने बाहर आती है। वो जीन और कीरा को अकेले खड़े बात करते हुए देखती है। वो एक कार के पीछे छिपकर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन जीन उसे देख लेता है और इशारे से वहां से जाने को कह देता है। फिर वो उससे कहता है कि अब वो वर्कशॉप ना आया करे और पूछता है कि वो असल में वहां क्या कर रही है। मो बहाने बनाती है कि वो बस कार साफ कर रही थी और वैसे भी वो घर नहीं जा सकती क्योंकि एसी खराब है और गर्मी बहुत है। वो अपने कमरे में भाग जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अगली सुबह उसकी नींद देर से खुलती है और वो अकेडमी के लिए लेट हो जाती है। वो इशारों इशारों में उम्मीद करती है कि जीन उस पर तरस खाए और उसे छोड़ दे। थोड़ी नोक-झोंक के बाद वो मान जाता है। कार से उतरने से पहले वो उसे नाश्ता देता है। बदले में मो उसे स्कूल की तरफ से पेरेंट्स मीटिंग का इन्विटेशन देती है। जीन सच में खुश हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि वो उसे अपना परिवार मानती है। उधर लिन अब भी काली कार के मालिक की तलाश में रहता है। वो मो के पिता के रेस्टोरेंट पहुंचता है क्योंकि उसे याद आता है कि मो ने बताया था कि उसका एक दोस्त भी कारों से बहुत प्यार करता है। जब वो जीन को रेस्टोरेंट में काम करते देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रहा था। अगले दिन जीन मो को अपनी पुरानी स्कूल शर्ट देता है। उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। वो उस शर्ट को किसी ऐतिहासिक चीज़ की तरह संभाल कर रखता था जिसे किसी को देना सोचा भी नहीं जा सकता था। जब मो वो शर्ट स्कूल पहनकर जाती है तो उसके क्लासमेट्स भी चौंक जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि उसे ये शर्ट कहाँ से मिली। उस पर स्कूल का लोगो सोने के धागे से कढ़ा होता है
और ऐसी शर्ट सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही मिलती थी। तब मो को समझ आता है कि वो उसे इतनी संभाल कर क्यों रखता था। स्कूल के बाद वो सॉन की दुकान पर उसके पास बैठने जाती है। वहीं उसे कमज़ोर सा कुत्ता दिखता है। सॉन उसे उसकी कहानी बताता है कि उसकी माँ ने जन्म के बाद ही उसे छोड़ दिया था और उसने दया में आकर उसे सड़क से उठा लिया। वो सुझाव देता है कि अगर उसे इतना पसंद है तो वो उसे जीन के घर ले जाकर पाल सकती है। मो जानती है कि जीन कभी नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने का फैसला करती है। शायद उसके अंदर छुपी इंसानियत जाग जाए। जैसा कि उसने सोचा था, जीन मना कर देता है और कहता है कि वो वैसे भी जल्द ही चली जाएगी और कुत्ते को भी छोड़ देगी। उसकी बात मो को बहुत गुस्सा दिला देती है। उसे एहसास होता है कि वो उसके साथ भी वही कर रहा है, दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसे भी छोड़ ना दे। मो गुस्से में वहां से चली जाती है। अपराध बोध से भरकर जीन सॉन के पास वापस जाता है और कुत्ते को लेकर मो को देने का फैसला करता है। अगले दिन जब मो स्कूल से लौटती है और कुत्ते को देखती है तो वो खुशी से झूम उठती है। वो भागकर जीन को धन्यवाद देती है कि उसने आखिरकार मान लिया। बाद में वो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देती है और पास हो जाती है। नाना उसे बताती है कि अब यही सही समय है कि वो कारों की ट्रेनिंग भी गंभीरता से शुरू करे। लिन और सॉन के बीच होने वाली माउंटेन रेस का दिन आता है। मो बहुत जल्दी वहां पहुंच जाती है ताकि शुरू से सब कुछ देख सके। जब लिन उसे देखता है तो उससे बात शुरू करता है, खुद उसके लिए जूस बनाता है और ऑफर देता है कि जब तक सॉन नहीं आता वो उसे पहाड़ तक अपनी कार में ले चले, क्योंकि रास्ता लंबा है। मो मान जाती है। उसका पूरा ध्यान कार पर होता है। लिन रेस और कारों से जुड़े उसके हर सवाल का जवाब देता है और पूरी तरह उसकी बातों में शामिल रहता है। ये सॉन की जिंदगी की पहली माउंटेन रेस होती है। उसे रास्ते से जूझना पड़ता है, लेकिन वो समय पर पहुंच जाता है। मो आधे मजाक में उससे कहती है कि रेस से हट जाए वरना खुद की बेइज्जती करा लेगा, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास हावी हो जाता है। वो शीशा चढ़ाता है और पूरी तैयारी के मूड में आ जाता है। जैसे ही वो स्टार्ट करता है, गलती से कार बाईं तरफ मुड़ जाती है। लिन तुरंत गाड़ी रोक देता है, बाहर उतरता है और कहता है बस बहुत हो गया। उसे समझ आ जाता है कि काली कार का मालिक कौन है। वो सॉन से जीन की कैप ले लेता है ताकि उसे खुद जीन को लौटाए। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त मो खुद ड्राइव करने की जिद करती है और बताती है कि नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जब वे नीचे पहुंचते हैं तो लिन वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। ये जानकर वो हैरान रह जाता है कि मो ने सिर्फ 23 मिनट में पूरा रास्ता तय कर लिया। बाद में मो सस से कहती है कि उसे अपना लुक बदलना चाहिए, आधा चेहरा ढकने वाले बाल कटवाने चाहिए और अपना स्टाइल अपडेट करना चाहिए, वरना कोई लड़की कभी उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। अगले दिन जब वो वर्कशॉप जाती है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाती। उसने उसकी हर बात मान ली होती है। मो करीब 10 मिनट तक खुलेआम उसकी तारीफ करती रहती है, उसके नए लुक की प्रशंसा करती है, यहाँ तक कि जीन से अब और बर्दाश्त नहीं होता। जलन से भरा जीन उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि वो हर दिन वर्कशॉप क्यों आती है, क्यों बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, खासकर जब उसे पता है कि अब वे असल में भाई बहन नहीं रहे। वो उससे सीधे पूछता है कि क्या वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो उनके बीच कुछ चाहती है। उसकी सीधी बात से मो घबरा जाती है। वो उसे धक्का देती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन बाद में लिन फिर से रेस्टोरेंट जाता है जीन से मिलने। वो उसकी कैब वापस करता है और अब पूरी तरह यकीन कर चुका होता है कि जीन ही काली कार का मालिक है। वो उसे साथ में रेस करने का न्योता देता है, लेकिन जीन साफ कह देता है कि उसे ऐसे बचकाने मुकाबलों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वहां से चला जाता है। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी रेस पर होता है जिसमें वो पहले से हिस्सा ले चुका है। उसे टॉप 3 में आना है, क्योंकि तभी उन्हें वो जानकारी मिलेगी जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। क्योंकि उसे कुछ स्किल्स की कमी महसूस होती है, वो अपने पिता से सलाह लेता है। उसके पिता समझाते हैं कि उसे कार के हर हिस्से पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसके हाथ बिना सोचे अपने आप चलें। जीन इसका फायदा उठाता है और अपने पिता के रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी का काम काली कार से करने लगता है, ताकि उसे समझ आ सके कि कहाँ क्या सुधार चाहिए। जब भी कुछ गड़बड़ होती है, वो अपने पिता की मदद से उसे ठीक करता है। इस बीच मो उससे दूरी बना लेती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि जीन का उसकी बातों से क्या मतलब था। स्कूल के पहले ही दिन काई नाम का एक लड़का बिना किसी पहचान के उससे चिपक जाता है और पूरे दिन उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार वो उससे बचने के लिए बाथरूम में छिप जाती है और फिर खिड़की से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बाहर उसका इंतजार कर रहा होगा। तभी उसकी नज़र जीन पर पड़ती है, जो एक संदिग्ध से दिखने वाले आदमी से एक बैग ले रहा होता है और बदले में उसे पैसों का लिफाफा देता है। मो सोचने लगती है कि कहीं ये कोई गैर कानूनी काम तो नहीं। इससे पहले कि वो उससे सवाल कर पाती, काई फिर से आ जाता है। वो झल्लाकर उससे पूछती है कि उसने उसे ढूंढ कैसे लिया और फिर वहां से चली जाती है।
वो जीन से पूछती है कि क्या वो उसे लेने आया है और जीन उसे साथ ले लेता है। रास्ते में वो ऐसे ही पूछ लेता है कि वो लड़का कौन था जो उसके पास बार बार खड़ा हो रहा था। उसकी आवाज़ में साफ जलन होती है। अगले दिन मो फिर से वर्कशॉप जाती है। स उसे बहुत अच्छे से वापस आने पर स्वागत करता है, लेकिन मो फिर से जल्दी ही परेशान हो जाती है और चली जाती है। उसी शाम जीन अकेला बैठा होता है, मो की स्केच बना रहा होता है और उसके आने के बाद से उनके बीच बिताए हर पल को याद कर रहा होता है। आखिरकार उसे अपने जज्बातों का यकीन हो जाता है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि वो कब अपने दिल की बात कहे। उसी समय लिन लगातार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है ताकि जीन को उसके साथ रेस करने के लिए मना सके। उसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि जीन कुछ खास कार पार्ट्स ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ मो सी की कार से ड्राइविंग की प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि कुछ कमी है। नाना सुझाव देती है कि किसी की मदद लेनी चाहिए, और जाहिर है उसके कजिन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो तुरंत आ जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि जीन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मो है। वो पूरा दिन उसके साथ कार में बिताता है, उसकी हर बात मानता है और चुपके से उसके साथ फोटो भी लेता रहता है। अगले दिन जीन मो के कहने पर स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचता है। जब मो देखती है कि वो सच में उसके लिए आया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और मजाक में कहती है कि वो उसका गार्जियन बनने के लिए बहुत छोटा लगता है। लौटते वक्त तेज बारिश होने लगती है। जीन उसे पैदल घर तक छोड़ता है और उसके लिए गर्म ड्रिंक बनाता है। मो उससे उनके बचपन की यादों के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो बहुत छोटी थी, इसलिए ज़्यादातर बातें उसे याद नहीं है, और ये भी पूछती है कि उसके माता पिता का तलाक असल में क्यों हुआ था। जीन बताता है कि वे हमेशा लड़ते रहते थे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और हर बात पर टकराते रहते थे। लेकिन असली वजह ये थी कि एक लड़ाई के बाद उसके पिता ने उसकी माँ का सबसे पसंदीदा पौधा तोड़ दिया था। उसके पिता के लिए वो सिर्फ एक पौधा था, कोई बड़ी बात नहीं। उसने माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं समझी। ये सुनकर मो जीन से पूछती है कि वो शादी के बारे में कब सोचेगा। ये सवाल उसे अजीब लगता है। उसने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन उसका दिमाग उसी एक ख्याल में उलझा रहता है। इतने सालों तक वो उसके बारे में सोचता रहा था, ये सोचते हुए कि वो कितनी बदल गई होगी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके अपने जज्बात इतने बदल जाएंगे। बाद में लिन अपने शोरूम में होता है, तभी उसे जीन का मैसेज मिलता है जिसमें वो मिलने के लिए कहता है। लिन समझ जाता है कि ये मुंह के साथ भेजी गई फोटो की वजह से है और उसे लगता है कि उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। जब वे मिलते हैं तो साफ दिखता है कि जीन गुस्से में है। वो लिन को चेतावनी देता है कि वो मुंह से दूर रहे। लिन शांति से कहता है कि उसे मुंह में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ जीन पर है। वो रेस का प्रस्ताव रखता है। अगर लिन जीत गया तो वो वादा करता है कि फिर कभी मुंह के सामने नहीं आएगा। वो जीन को एक हेडसेट देता है ताकि वे रेस के दौरान बात कर सकें। जीन मान जाता है और पूछता है कि क्या शुरू करने से पहले वो कोई और नियम जोड़ना चाहता है। रेस के दौरान लिन जीन की ड्राइविंग देखकर दंग रह जाता है। उसका कंट्रोल, उसकी फीलिंग और कार में किए गए अनगिनत बदलाव उसे हैरान कर देते हैं। वो लगातार सवाल पूछता रहता है। आखिर में जीन ही जीतता है। इसके बाद लिन उसे अगले महीने फ्रांस में होने वाली एक प्रतियोगिता में टीम के साथ चलने का न्योता देता है। जीन मना कर देता है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो हेडसेट उतारता है और लिन के और दबाव डालने से पहले वहां से चला जाता है। इसके बाद जीन मो से मिलने जाता है। वो उसे सड़क पर कुछ लोगों के साथ खड़ा पाता है, उसका इंतजार करते हुए, उसके लिए एक रोमांटिक गाना गाते हुए, जो एक नर्म और छुपा हुआ इजहार होता है। जब वो गाना खत्म करती है तो जीन उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों समुद्र के किनारे बैठते हैं। मो सितारे देखना चाहती है। वो उससे पूछती है कि वो हर साल न्यू ईयर कैसे मनाता था, लेकिन जीन ईमानदारी से कहता है कि उसे याद नहीं। उसने कभी ऐसे मौक़ों की परवाह ही नहीं की। बाद में मो नाना के साथ स्कूल के सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक किरा आ जाती है और उससे अकेले में बात करने को कहती है। मो की घबराहट देखकर किरा ठंडे लहजे में कहती है, अजीब है कि जीन को इस हफ्ते कोई पसंद आ गई है। मो तुरंत समझ जाती है कि ये जानबूझकर किया गया ताना है। फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और नाना से साफ साफ कह देती है कि अगर जीन पूछे भी तो उसे मत बताना कि वो कहाँ जा रही है। वो कोई बच्ची नहीं है, अपने मसले खुद संभाल सकती है। लेकिन किरा का इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। वो मो को एक कैफे ले जाती है और उसे बताती है कि उसकी जीन से पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जीन तब उनके वर्कशॉप में काम करता था जब वो अभी पढ़ाई भी कर रहा था। एक दिन वो वहां से गुजर रही थीं और उसने जीन को काम करते देखा। उसे तुरंत अच्छा लगा। उसने पहले कभी किसी को इतनी ईमानदारी और डिसिप्लिन के साथ काम करते नहीं देखा था। जीन हर चीज को पढ़ाई की तरह लेता था। उसके आसपास हमेशा किताबें और नोट्स रहते थे।
वो कार के हर छोटे छोटे हिस्से को ध्यान से स्टडी करता था। किरा ने कई बार उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन जीन ने सब कुछ हमेशा प्रोफेशनल ही रखा। फिर उन्हें उसकी बहन की बीमारी के बारे में पता चला। उसे दिल की गंभीर बीमारी थी और तुरंत बहुत महंगे ऑपरेशन की जरूरत थी। उस समय ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार खरीदते थे, उन्हें ठीक करते थे, अच्छे पार्ट्स लगाते थे और फिर 3 गुना दाम में बेच देते थे। जीन ने भी वही रास्ता चुना। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एक कार खरीदी और उसे बिल्कुल शुरू से दोबारा बनाया। हर एक पार्ट को खुद एडजस्ट किया। आखिरकार उसने उसे अच्छे दाम में बेच दिया और ऑपरेशन के पैसे जुटा पाए। उसे लगा कि अब वो वर्कशॉप छोड़ सकेगा, अकेले काम करेगा और अपनी पढ़ाई और एग्जाम्स पर ध्यान देगा। लेकिन सब कुछ एक पल में टूट गया। जिस आदमी ने कार खरीदी थी, उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर कट गया। पुलिस जांच में कहा गया कि एक्सीडेंट गलत मॉडिफिकेशन की वजह से हुआ। पीड़ित के परिवार ने जीन पर केस कर दिया और मुआवजे की मांग की। जीन को मजबूरी में फिर वर्कशॉप लौटना पड़ा ताकि पैसे कमा सके और मुआवजा चुका सके। किरा ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने अपनी खुद की कार बेचकर उसे पैसे देने चाहे, लेकिन जीन ने साफ इनकार कर दिया। मुआवजा पूरा चुकाने के बाद भी वो वर्कशॉप में ही रहा और ज़्यादा सीखता रहा। उसकी स्किल दिन ब दिन बेहतर होती गई। फिर उसे सच्चाई पता चली। एक्सीडेंट उसकी मॉडिफिकेशन की वजह से हुआ ही नहीं था। असली वजह कोई और था। किसी ने जानबूझकर कार के साथ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीन वर्कशॉप छोड़कर खुद का काम शुरू करने वाला है। यही धोखा था जिसकी वजह से जीन ने आखिरकार सब छोड़ दिया और अपनी खुद की वर्कशॉप खोली। इस वक्त तक मो पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे बहुत दुख होता है कि जीन ने ये सब अकेले झेला। बार बार उसके साथ गलत हुआ और कोई उसके साथ नहीं था। तभी जीन वहां पहुंचता है और उसे रोते हुए देखता है, आधी नींद में, क्योंकि उसने कीरा के साथ ज्यादा पी ली होती है। वो उसे घर ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। बाद में बिंग कीरा की मदद करने आता है। कीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। बिंग अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वो सालों से उसे चुपचाप चाहता था, लेकिन तभी कीरा गलती से उसे जीन कह देती है। उसका दिल टूट जाता है। उसे पहले से ही सच्चाई पता थी। इसके बाद जीन एस के साथ बैठता है और कहता है कि शायद कीरा ने मो को सब कुछ बता दिया है। एस उससे पूछता है कि वो अपने जज्बातों का सामना आखिर कब करेगा, क्योंकि अब तो सबको साफ दिख रहा है। जब चाइनीज न्यू ईयर आता है, मो जीन और उसके दोस्तों के साथ जश्न मनाने वर्कशॉप जाती है। जीन देखता है कि उसके हाथ ठंडे हैं, तो वो उसके हाथ पकड़कर अपनी जेब में डाल लेता है ताकि वे गर्म हो जाएं। लेकिन इससे भी बेहतर कुछ होता है। मो को आखिरकार वो मेडल मिल जाता है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रही थी। उस पर खुदा होता है कि वो उसे दिन रात याद करता है। तब उसे सब समझ आ जाता है। उसका नाम दिन और उसका नाम रात का मतलब रखता है। अगर आप अब तक यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो सच में धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन रिकैप्स को तैयार करने में बहुत समय लगता है और आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। वो पूरी रात खुशी से चमकती रहती है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है। चुपचाप वो मिडिल एस को दिखाती है, जैसे कोई राज बता रही हो, और कहती है कि अब उसे सब समझ आ गया है। जब घड़ी में 12 बजते हैं और नया साल शुरू होता है, सब लोग नए साल के लिफाफे बांटने लगते हैं। जब सब खत्म हो जाता है, मो मौका देखकर जीन की चाबी से वो मेडल निकाल लेती है और धीरे से कहती है, अब ये पूरी तरह तुम्हारा है। अब तुम मुझे मिस नहीं करोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूं। जब वो देखती है कि जीन मान जाता है, तो वो और आगे बढ़ती है। वो उससे कहती है कि वो उसे पीठ पर उठाकर घर तक ले जाए, जैसे वो बचपन में करता था, और साथ साथ कोई कहानी भी सुना दे ताकि वे अपनी सारी यादें फिर से जी सकें। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो उसे तुरंत फ़ोन करती है, बहुत एक्साइटेड होकर, और कहती है कि उसके लिए एक सरप्राइज़ है। लेकिन जीन बताता है कि असल में सरप्राइज़ उसके पास है। वो लगभग 1 घंटे से उसके घर के बाहर खड़ा है। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और बाहर भागती है ताकि उसे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। वो उसे एक खाली सड़क पर ले जाता है। वो उसे दिखाना चाहती है कि उसने कार से क्या क्या सीखा है। वो टायर से ज़मीन पर दिल बनाती है। जीन बहुत इमोशनल हो जाता है। उसने ये सब सिर्फ उसके लिए सीखा है। वो प्यार से पूछता है कि उसे ये सब किसने सिखाया, लेकिन वो टाल देती है और बस इतना कहती है कि किसी खास इंसान ने मदद की। जीन ज़्यादा नहीं पूछता। वो उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। अब वो भी उसके लिए दिल बनाएगा, एक दिल दूसरे दिल की तरफ, बिना एक शब्द कहे दोनों का इजहार। इसके बाद वो उसे एस के पास ले जाता है ताकि वे न्यू ईयर फेस्टिवल में साथ जा सकें।
रास्ते में एक पेड़ दिखता है जिस पर इच्छाएं लटकी होती हैं। एस मजाक करता है कि सबसे ज्यादा वही इच्छाएं पूरी होती हैं जो प्यार करने वाले लोग लिखते हैं। मो को लगता है कि यही सही मौका है। वो अपनी इच्छा लिखती है, उसे लटका देती है और कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, जैसे उसे देखने से वो जल्दी पूरी हो जाएगी। भीड़ में चलते हुए वो धीरे से अपना हाथ जीन के हाथ में डाल लेती है। वो कहती है कि भीड़ ज्यादा है, कहीं खो ना जाएं, और वो नहीं चाहती कि दिन बेवजह खराब हो। बाहर से जीन चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। अब वो अपने जज्बात छुपा नहीं रही। तभी मुसीबत सामने आ जाती है। वे हीरा, उसके पिता और उनके आदमियों से टकराते हैं। सड़क खाली होती है, टकराव के लिए सही मौका। जब से उन्हें पता चला है कि जीन रेस के फाइनल में पहुंचा है, वे चाहते हैं कि वो पीछे हट जाए। अगर वो जीत गया तो वो किरा के पिता के बराबर हो जाएगा और कोई उसे चुनौती नहीं दे पाएगा। किरा के पिता मुंह को देखते हैं और जीन के उसके साथ इतने करीब होने पर कहते हैं कि अगर वो अपनी बेटी के अलावा किसी और से प्यार करेगा तो अब से वे उसे अजनबी समझेंगे। लेकिन जीन को फर्क नहीं पड़ता। वो जानबूझकर सबके सामने मुंह का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। यही उसका जवाब है। उसी वक्त उसे डर भी लगता है कि कहीं मुंह उसके जज्बातों पर शक न करने लगे, इसलिए वो अब कुछ छुपाना नहीं चाहता। किरा के पिता हमला करने का इशारा करते हैं, लेकिन तभी एस समय पर आ जाता है और अपने साथ टूरिस्ट्स ले आता है। बाहर वालों के सामने वे झगड़ा नहीं कर सकते। उस रात किरा जलन से पागल हो जाती है। गुस्से में इधर उधर चीजें मारने लगती है। बिंग उसे शांत कराने आता है, लेकिन वो उसे भी मार देती है। वो सब सह लेता है और फिर उसके जख्मी हाथ साफ करता है। काम खत्म होने के बाद वो उसे देखती है। वो चुपचाप अपने आप पर हल्की सी हंसी हंसता है ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। बाद में वर्कशॉप में जीन को एक रहस्यमयी डिलीवरी मिलती है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर वही कार का पार्ट होता है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर लिन ने भेजा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करता। वो किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। वो अपने बनाए हुए पार्ट को ही कार में लगाता है और टेस्ट ड्राइव के लिए निकलता है। लेकिन कार ज्यादा गर्म हो जाती है और उससे धुआं निकलने लगता है, इसलिए वो सलाह लेने के लिए अपने पिता के रेस्टोरेंट चला जाता है। उसके पिता तुरंत समस्या हल कर देते हैं, लेकिन बदले में जीन से कहते हैं कि वो एक ऑर्डर डिलीवर कर दे। जब जीन दिए गए पते पर पहुंचता है तो पता चलता है कि ग्राहक लिन है। लिन उसे कार पार्ट के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने वो पार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। उस रात मो बहुत परेशान होती है। 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उसकी जीन से कोई बात नहीं हुई। वो चिंता में उसे मैसेज भेजती है, लेकिन जीन उस समय रेस में बिजी होता है। इस बार वो फर्स्ट प्लेस जीतता है। जैसे ही वो मो का मैसेज देखता है, वो उसे देखने के लिए सीधे घर की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि वो स्कूल जाने से पहले उससे मिल सके। लेकिन जब वो पहुंचता है तो मो उसे ठंडे और नाराज चेहरे से मिलती है, क्योंकि वो इस बात से आहत होती है कि रिश्ता शुरू होने से पहले ही उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। जीन उसके स्कूल से निकलने का इंतज़ार करता है और फिर उसे मार्केट ले जाता है ताकि सामान खरीदा जा सके। वो जिद करता है कि वो खुद उसके लिए खाना बनाएगा। तभी मो एक टैक्सी में खड़े आदमी को देखती है और पूछती है, क्या ये वही आदमी नहीं है जो वर्कशॉप में था और मेरे आते ही चला गया था? उसकी याददाश्त देखकर जीन प्रभावित होता है, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करता है। घर लौटकर मो ऑनलाइन रेसिपी खोलती है और सबके लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करे। जीन चुपचाप सारा काम खुद कर देता है और बाद में दिखावा करता है कि खाना उसी ने बनाया है ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे। उस रात सब लोग फांग की छत पर बारबेक्यू के लिए इकट्ठा होते हैं। शाम के बीच में जीन एक ज़रूरी कॉल लेने के लिए चुपचाप वहां से हट जाता है। थोड़ी नशे में मो उसके पीछे जाती है और बताती है कि उसने अपना ट्रेनिंग कोर्स पास कर लिया है और अब बस यूनिवर्सिटी चुननी है। जीन का चेहरा सख्त हो जाता है। अगर कनाडा में पढ़ाई उसके भविष्य के लिए बेहतर है तो शायद उसे जाना चाहिए, वो यही सोचता है। मो को लगता है कि उसे अपने पास रखने की कोई परवाह ही नहीं है। आहत और नशे में वो अचानक उसके और करीब आ जाती है, लेकिन तभी एस उन्हें बुला लेता है क्योंकि खाना तैयार है। मो घबरा जाती है कि वो क्या करने ही वाली थी और जल्दी से वापस सबके पास चली जाती है। एस समझता है कि जीन ने मो को परेशान किया है, इसलिए वो माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। जीन चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है और टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि कोई देख ना सके। आखिरकार मो शांत हो जाती है। सब खत्म होने के बाद जीन उसे घर छोड़ने जाता है। वो कहता है कि जब तक वो पूरी तरह होश में ना आ जाए तब तक उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। वो कहता है, कल बात करेंगे। अगली सुबह सारी बातें याद आ जाती हैं और मो को इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो चाहती है ज़मीन में गड़ जाए। वो वर्कशॉप जाती है जैसे जीन ने कहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं होता।
वो उसे मैसेज करता है कि वो लेट होगा, इसलिए मो पूरा दिन उसका इंतज़ार करती है। जब वो आखिरकार आता है तो वो नरमी से कहता है, अगर तुम्हें ज़रा सा भी पछतावा है तो हम सब कुछ भूल सकते हैं और पहले जैसे ही रह सकते हैं। लेकिन मो उसे यकीन दिलाती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, बस उसे डर है कि वे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और पहली बार जीन सच में मुस्कुराता है, एक सच्ची और नरम मुस्कान, क्योंकि वो वाकई खुश है। वो उसे वो हार देता है जिसे वो सालों से संभाल कर रखे हुए था, जिसे वो उस लड़की को देना चाहता था जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला था। घर पहुंचने पर मो को उसका मैसेज आता है कि बालकनी में बाहर आओ, उसे एक सरप्राइज दिखाना है। वो बाहर जाती है और देखती है कि उसकी कार की डिक्की गुब्बारों से भरी हुई है, बहुत सारे गुब्बारे। जैसे ही वो डिक्की खोलता है, सारे गुब्बारे आसमान में उड़ जाते हैं। ये वही सपना था जो मो बचपन से देखती आई थी, लेकिन हालातों की वजह से वे इसे कभी पूरा नहीं कर पाए थे। आज आखिरकार वो सपना पूरा हो जाता है। घर खाली होने का फायदा उठाकर वे दोनों साथ बैठते हैं, खाना बनाते हैं और हंसते हैं बिना किसी को शक हुए। लेकिन अचानक सामने का दरवाज़ा खुल जाता है। उसके पिता और उनकी पत्नी जल्दी लौट आए होते हैं। जैसे ही मो उनकी आवाज़ सुनती है, वो जीन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में छिपाने ले जाती है। जीन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वे उन्हें साथ देख भी लें तो किसी को शक नहीं होगा। ये साबित करने के लिए वो आराम से बाहर चला जाता है और सच में सब कुछ सामान्य रहता है। उसकी सौतेली माँ बस इतना कहती है, जब आ ही गए हो तो हमारे साथ बैठकर खा लो। सिर्फ छोटी बहन को शक होता है। वो घूर घूर कर देखती रहती है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कुछ चल रहा है। खाते समय वो मासूमियत से पूछती है, मो, क्या तुम्हें पहले जीन पसंद था? मैंने तुम्हें उसके कारण अपने कमरे में रोते देखा था। मो एकदम चुप हो जाती है, शर्म से भरकर बात बदलने की कोशिश करती है। वो सुझाव देती है कि सब लोग बाद में बीच चलें। उस रात मो नाना के साथ बाहर टहलने और कुछ सामान खरीदने जाती है। तभी वो जीन को एक रेस्टोरेंट में किसी और औरत के साथ बैठा देखती है। उसका हाथ उस औरत के कंधे पर रखा होता है। जीन उसे देखता है लेकिन अनदेखा कर देता है और सामान्य व्यवहार करता रहता है। मो को लगता है जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। सिर्फ 2 दिन पहले ही उसने उससे वादा किया था कि वो कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, कभी उसे दूर नहीं करेगा। वो तुरंत वहां से चली जाती है। जीन समझ जाता है कि सब कुछ बहुत गलत हो गया है और वो उसके पीछे जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी टोपी वाला आदमी आकर उससे टकरा जाता है और इशारों में कहता है, यहीं रुको, प्लान खराब मत करो। मो सड़कों पर भटकती रहती है, बेकाबू रोते हुए। उस दिन से लेकर अब तक की सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जीन फिर उसी रहस्यमयी आदमी से मिलता है और सारी जानकारी उसे सौंप देता है। वो आदमी कहता है, लगता है तुम्हारी जिंदगी बदल गई है, तो क्या तुम अभी भी हमारे साथ हो या पीछे हटने का सोच रहे हो? जीन मजबूती से जवाब देता है कि वो तब तक नहीं हटेगा जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। बाद में वो मो के बाहर इंतजार करता है। जब वो उसे देखती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो रोते रोते अपने बैग से उसे मारने लगती है। जीन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी वो सोच रही है, लेकिन इस समय वो कुछ समझा नहीं सकता। इसी दौरान उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है और चुपचाप सब देखती है। उसे हैरानी होती है, ये सब कब से शुरू हुआ। घर लौटकर मुंह फेर रोती है और फिर अपनी सौतेली माँ से अकेले में बात करती है। वो उससे विनती करती है कि ये बात उसके पिता को ना बताए, वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसकी सौतेली माँ बहुत चिंतित हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसकी माँ को पता चला तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो कहती है कि वो जीन को खुश देखना चाहती है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ मुश्किलें ही लाएगा। मो रोते हुए जवाब देती है, मैं उसके लिए यहाँ आई, उसके लिए रुकी, उसके लिए ही मैंने यहाँ पढ़ाई चुनी, लेकिन मेरे जज्बात उसके लिए कभी नहीं बदलेंगे। आखिरकार उसकी सौतेली माँ उसकी पसंद का सम्मान करने का फैसला करती है और कहती है कि वो कुछ भी नहीं देखेगी। उधर जीन सान को सारी बात बताता है। एस गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि जीन को उसे तड़पाने की जगह सब कुछ समझाना चाहिए था, लेकिन जीन कहता है कि वो ये सब उसी की भलाई के लिए कर रहा है। एस भड़क जाता है, उसकी भलाई के लिए या अपनी, और वहाँ से चला जाता है। उस रात मो वर्कशॉप जाती है और वहाँ कीरा को इंतज़ार करते हुए पाती है। कीरा खास तौर पर इसलिए आई थी क्योंकि मो ही जीन को अलायंस रेस से हटने के लिए मना सकती है। अगर वो आगे बढ़ता रहा तो वो अंतहीन मुश्किलों में फंस जाएगा और जिंदा बचेगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मो के लिए बस एक ही बात मायने रखती है, क्या जीन की जान खतरे में है? वो इनाम, फंडिंग और इतनी बड़ी रकम की वजह के बारे में सवाल पूछने की कोशिश करती है। जीन समझ जाता है कि मो जवाब टटोल रही है, इसलिए वो बस इतना कहता है कि इस आखिरी रेस के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जीन एस से माफ़ी मांगने जाता है और मान लेता है कि वो गलत था। एस उसे बताता है कि उसके पिता भी उसकी माँ के साथ ऐसे ही थे, बिना कुछ समझाए, हमेशा ये सोचते हुए कि वही सही है।
वो जीन से कहता है कि मो के साथ ऐसा मत करना, वो इसकी हकदार नहीं है। जीन आखिरकार वादा करता है कि वो जल्द ही उसे सब कुछ बता देगा। अगले दिन मो फिर वर्कशॉप जाती है और कीरा को वहां इंतजार करते हुए पाती है। मो उसे यकीन दिलाती है कि ये जीन की आखिरी रेस होगी, लेकिन कीरा भड़क जाती है क्योंकि असली खतरा इसी रेस में है। तभी वे जीन की गुस्से भरी आवाज़ सुनते हैं। कोई वर्कशॉप में घुसकर उसकी रेस वाली कार तोड़ चुका होता है। साफ है कि ये किसने किया, कीरा के पिता ने। कीरा कहती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो बस उसे सुरक्षित रखना चाहती थी। लेकिन जीन गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। आंसू भरी आंखों के साथ वो चली जाती है। जीन इससे कहता है कि वो मो को घर छोड़ दे, लेकिन जब मो हिलने से इनकार करती है तो जीन खुद उसके पास जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। बाद में मार्केट में मो फिर उस टोपी वाले आदमी को देखती है। वो घबराकर उसका पीछा करती है, लेकिन वो अचानक पलटकर पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? मो डर जाती है और भाग जाती है। शाम को मो वर्कशॉप में जीन का इंतजार करती है। जब वो आता है तो उसे एक गंभीर नज़र से देखता है। मो समझ जाती है कि उसे पता चल गया है कि वो उस आदमी का पीछा कर रही थी। तब जीन आखिरकार सब कुछ सच सच बता देता है। ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब उसने जाना कि कीरा के पिता ने उस कार के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी, जिसे जीन ने खुद बनाया था। उसी धोखे की वजह से उसने वहां से जाना छोड़ दिया, रेसिंग बंद की और अपनी वर्कशॉप खोली। बाद में एक पुलिस ऑफिसर, वही टोपी वाला आदमी, उससे संपर्क करता है। ये गैरकानूनी रेसें तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और अलायंस रेस के विजेताओं को ही माल ढोने के लिए चुना जाता है। वे ऐसे ड्राइवर चुनते हैं जिन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, सिर्फ पैसे की। किसी को शक नहीं होता और पुलिस कभी अंदर तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए उन्होंने जीन को चुना। अगर वो रेस में उतरेगा तो सब यही मानेंगे कि वो कीरा के पिता से दुश्मनी की वजह से ऐसा कर रहा है। किसी को सच्चाई पर शक नहीं होगा। उसने ये सब इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो उस कार हादसे के केस में अपना नाम साफ करना चाहता था। हर एक कोना, हर एक डिटेल, सब कुछ जीन जैसा ही है। यहाँ तक कि कुत्ता भी वही है। इसका मतलब वो कभी खोया ही नहीं था। जीन ने शुरू से ही सब कुछ संभाल कर रखा था। मो एक कर्मचारी से मालिक का नंबर पूछती है, लेकिन लड़की मना कर देती है। हर दिन बहुत सी औरतें पूछने आती हैं। अगर वो चाहती है तो बस अपना नाम लिस्ट में लिख सकती है। मो अपना नाम लिख देती है, लेकिन अपनी अलग पेज पर, और वहाँ वो पेन छोड़ देती है जो कभी जीन ने उसे दिया था। बाद में जब वो कैफे का ऑनलाइन पेज देखती है तो एक कमेंट पढ़कर सन्न रह जाती है। लिखा होता है कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। मो सोचती है, क्या वो बहुत देर से वापस आई? कुछ दिनों बाद वो पेन के बारे में पूछने फिर आती है, ये बहाना बनाकर कि वो भूल गई थी। कर्मचारी बताती है कि मालिक ने वो पेन रख लिया है, कल आना उसी से ले लेना। उसका प्लान काम कर जाता है। अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जाती है। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इतने सालों बाद किस्मत उन्हें फिर आमने सामने ले आई है। वो पेन लेती है और जानबूझकर ठंडी बन जाती है, उसे चिढ़ाने के लिए। वो झूठ बोलती है कि उसकी सगाई हो चुकी है, लगभग शादी तय है और उसे शादी में ज़रूर आना होगा और गिफ्ट में पैसे भी लाने होंगे। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बातें उसे चुभ गई हैं तो वो अपना फ़ोन उसे देती है ताकि वो अपना नंबर डाल सके। फिर वो वहाँ से चली जाती है और घर पहुँचते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे याद आता है, जिस दिन उसने यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी चुनी थी, उसने ये विषय इसलिए चुना था क्योंकि जीन ने कभी कहा था कि उसका सपना है पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। तब उसे समझ आता है कि जीन ने कैफ़े सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं खोला था, बल्कि उसके सपने को लौटाने के लिए, जैसे उसने कभी उसका सपना पूरा किया था। लेकिन अब मो खुद को बहुत परेशान महसूस करती है। जब भी वो उससे फिर जुड़ने की कोशिश करती है, उस पुरानी गर्माहट को वापस लाना चाहती है। जीन छोटे छोटे और ठंडे जवाब देता है। उसे लगता है जैसे उसके दूर रहने का दर्द सिर्फ उसी ने झेला हो। वो उसे उकसाने का फैसला करती है और तभी आसमान से जैसे आइडिया गिरता है। सच में हान फोन करता है और बताता है कि उसने अपनी ट्रिप टाल दी है क्योंकि उसे एक दोस्त की शादी में जाना है। उसी पल मो को मौका दिखता है। वो शादी के कार्ड से दुल्हा दुल्हन की फोटो निकालती है, उसे एडिट करती है, दुल्हन के चेहरे की जगह अपना चेहरा लगाती है और जीन को भेज देती है, ये दिखाते हुए कि वही शादी कर रही है। जीन फोटो को देखता रह जाता है, हैरान। सब कुछ बहुत अचानक लगता है। वो खुद को तैयार करने लगता है कि वो शालीनता से मना कर देगा, क्योंकि वो उस शादी में कैसे खड़ा रह सकता है जहां कस्मों में उसका नाम ही नहीं होगा। लेकिन मो उसे सोचने का वक्त ही नहीं देती। वो फिर मैसेज करती है कि उसका परिवार विदेश में है और कोई भी शादी में नहीं आ सकता और उसका इकलौता भाई जरूर आएगा। जीन उस पर भरोसा कर लेता है। वो गिफ्ट खरीदता है और चला जाता है। वहाँ उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है जब वो असली दुल्हन की फोटो देखता है। तभी मो से कॉल करती है और कहती है, तो ये कि मेरी शादी नहीं हुई, ये अच्छी खबर है या बुरी?
वो उसे छेड़ती रहती है, कहती है कि उसने शादी सिर्फ इसलिए टाल दी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को काम की दिक्कत थी। बाद में जब जीन ट्रैवल पर होता है तो मो उसके कैफ़े जाती है और कुत्ते को अपने साथ घर ले जाती है, बस उसे और चिढ़ाने के लिए। वो उसे पूरा पता मैसेज करती है, उम्मीद करती है कि वो तुरंत भागा चला आएगा, लेकिन जीन ऊपर आने से मना कर देता है और कहता है कि बाहर ही मिले। जब वो उसे फिर देखती है तो समझ जाती है कि इतने सालों बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे थोड़ा तंग नहीं करेगी। वो पूछती है, तुम ऊपर क्यों नहीं आए? क्या डर है कि मेरा बॉयफ्रेंड अंदर होगा? जीन कुछ नहीं कहता। उसे अब भी समझ नहीं आता कि वो मजाक कर रही है या सच बोल रही है। उसे बस ये जानना है कि अगर वो किसी के साथ है तो वो उसे ठीक से रखता है या नहीं। तो वो और आगे बढ़ती है, कहती है कि हाल ही में उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्योंकि उसने नया फ़ोन लेने से मना कर दिया और वीडियो गेम्स पर पैसे खर्च कर दिए। आखिरकार जीन का सब्र टूट जाता है। वो कहता है कि ये बेवकूफ़ी भरा खेल बंद करो, इससे उसके लिए उसके सामने संभाले रहना भी मुश्किल हो रहा है। दिन बीत जाते हैं, वो अब भी ज़्यादा जवाब नहीं देता। तब मो कैफ़े जाकर सीधे कर्मचारी से पूछती है, क्या जीन सच में शादीशुदा है या ये सिर्फ बातें हैं? कर्मचारी पुष्टि करती है, सिर्फ शादी ही नहीं, उसका बच्चा भी है। वो उसका घर का पता मांगती है, खुद सच्चाई देखने के लिए। जब वो वहां पहुंचती है तो एक औरत दरवाज़ा खोलती है और सामान्य सी आवाज़ में कहती है, तुम जीन के लिए आई हो ना, अंदर आओ। वो घर में ऐसे घूमती है जैसे उसी का हो, आराम से, आत्मविश्वास से, यहाँ तक कि मो से कहती है कि वो आराम करे, वो नहाने जा रही है। मो का दिल बैठ जाता है, यही उसकी पत्नी होगी। आखिरकार मो सीधे पूछती है, जीन के साथ आपका क्या रिश्ता है? औरत हल्की सी हंसी हंसती है, थोड़ी हैरान होकर बताती है कि वो जीन से 20 साल बड़ी है। वो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है जो उसके इलाज और ट्रेनिंग की जिम्मेदार है। वो मो को वो कमरा दिखाती है जहां जीन ट्रेनिंग करता है और वो फोटो दिखाती है जो उसने बचपन की याद के तौर पर उसकी टेबल पर रखी है। वो सब समझाती है। हादसे के बाद लिन ही उसे कनाडा से वापस लाई थी ताकि उसका इलाज कर सके। जब जीन की हालत बेहतर हुई तो उसने चीन लौटने की जिद की और वो भी उसके साथ आ गई, इलाज जारी रखते हुए। आज भी उसकी हालत पूरी तरह स्थिर नहीं है, उसे लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो टूट जाती है। उसे लगा था कि वो उसके बिना खुशी खुशी जी रहा है, जबकि वो हर कदम के लिए लड़ रहा था। वो बैंकॉक जाकर उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स लेने का फैसला करती है, ये समझने के लिए कि उसने असल में क्या झेला। उन्हें पढ़कर वो हिल जाती है। कुछ भी आसान नहीं था। वापस लौटने पर जीन कॉल करता है और मिलने को कहता है, उसे बात करनी है। मो जानबूझकर पहाड़ों का रास्ता चुनती है, ये देखने के लिए कि क्या वो आखिरकार अपने सेहत की सच्चाई बताएगा। वो मना कर देता है, चुप्पी चुनता है। वो फिर उसे उकसाती है। जब वे चढ़ाई पर चलते हैं तो वो अचानक रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। मो आगे जाकर इंतजार करती है, जैसे उम्मीद कर रही हो कि वो कुछ कबूल करेगा। जब वो नहीं करता तो वो उसका सामना करती है। वो कहती है कि उसे सब पता है, इलाज, तकलीफ, दर्द। वो पूछती है कि तुम कब तक मुझसे ऐसे भागते रहोगे? जीन झुंझला जाता है, इसलिए नहीं कि उसे पता चल गया, बल्कि इसलिए कि उसे उसके सामने कमज़ोर दिखना पसंद नहीं। मिड ऑटम फेस्टिवल पर वो उसे मैसेज करती है कि वे दिन साथ बिताएंगे, लेकिन जीन उस वक्त अस्पताल में होता है, बुखार के साथ, हालत बिगड़ती हुई। फिर भी वो उसे परेशान नहीं करना चाहता और कह देता है कि वो बिजी है। मो पूरा दिन अकेले बिताती है। काम के बाद वो कैफ़े जाती है। कर्मचारी गलती से बता देता है कि जीन तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी चला गया। इससे पहले कि मो कुछ समझ पाए, जीन खुद वहां आ जाता है, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि वो आई है, वो चला आया। वो उससे झूठ के बारे में सवाल नहीं करती, बस पूछती है कि क्या वो ठीक है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जीन काउंटर के पीछे जाता है और उसके लिए कॉफ़ी बनाता है, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। वही छोटी सी बात उसका दिल पिघला देती है। वो उसके घर जाने को कहती है। घर पर वो किचन में खाना बनाने लगता है और वो उसके साथ जाती है, बताती है कि उसे खुद खाना बनाना सीखना पड़ा। जिंदगी कितनी मुश्किल रही, कम कमाई, किराया और बिल्स की टेंशन, वो सब सुनता है। वो मजाक में कहती है कि शायद उसे उसी के साथ रहने आ जाना चाहिए। जीन जम जाता है। अचानक पुरानी यादें लौट आती हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, डर कि वो उसकी ज़िंदगी को अपने दर्द से बांध देगा। वो कभी ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसके साथ अनिश्चितता में फंसी रहे। उन ख्यालों से बाहर आकर वो आखिर बोलता है, हम सूरज और चांद की तरह हैं आदि, हम साथ नहीं रह सकते। उसके शब्द उसके सीधे दिल में चुभते हैं। उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो अब भी उससे उतना ही प्यार करती है। वो किसी और से शादी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो बैग उठाती है और चली जाती है। तभी जीन को एहसास होता है कि वो उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। वो उसके पीछे जाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो वादा करता है कि वो अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स उसे भेज देगा, ताकि वो खुद पढ़कर फैसला कर सके कि वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। लेकिन मो के लिए ये मायने नहीं रखता।
वो रिपोर्ट्स पहले ही पढ़ चुकी थी। बाद में उसका ऑब्जर्वेटरी जाना तय होता है और वहाँ उसे जीन खड़ा मिलता है। वो ख़ास तौर पर उसका जवाब सुनने आया होता है। वो उसे एक ऊंची जगह ले जाती है और आसमान की तरफ इशारा करती है। वो समझाती है कि हर साल सूरज और चांद मिलते हैं और ग्रहण बनता है। जब प्रकृति बदल सकती है, वो धीरे से कहती है, तो हम क्यों नहीं? उस पल जीन को एहसास होता है कि उसे इस दुनिया में उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाद में वे उसके सहकर्मियों के साथ डिनर पर जाते हैं और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है। घर लौटकर मो उसकी टेबल पर पड़े मॉडल बिल्डिंग सेट्स देखती है जो उसने कभी उसके लिए खरीदे थे ताकि वे साथ बना सके। वो बताता है कि उसने उन्हें 2 बार बनाया, एक बार यहाँ और एक बार अस्पताल में, क्योंकि उसे खुद को बिजी रखना था, उसके बिना खालीपन से बचने के लिए। उसका दिल कांप जाता है। अगली सुबह जीन जल्दी नाश्ता बनाता है। उन्हें जल्दी खाना है, उसका सामान पैक करना है और उसे अपने साथ शिफ्ट करना है। लेकिन मो बताती है कि उसने 2 महीने का किराया पहले ही दे दिया है। जीन तुरंत उसे पैसे ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि किराया मैं संभाल लूँगा, आज ही शिफ्ट हो जाओ। शाम को वो उसे कैफ़े लाता है और अकाउंट बुक उसे सौंप देता है। वो कहता है कि अब ये जगह उसकी है। उसने ये कैफ़े उसी दिन के लिए बनाया था जब वो उसे दे सके, क्योंकि यही उसका सपना था। अगले दिन मो उसकी यूनिवर्सिटी जाती है। अब वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का सम्मानित प्रोफेसर होता है। वो दरवाजे से देखती है कि एक छात्र उसे खास तौर पर उसके लिए कॉफ़ी दे रहा है। अपनी जलन पर शर्मिंदा होकर वो जाने लगती है, लेकिन जीन उसके पीछे आता है, मुस्कुराते हुए। जब उसे वजह समझ आती है तो वो सबके सामने उसके कंधे पर हाथ रख देता है, दुनिया को बता देता है कि अब वो सिंगल नहीं है। उस रात वे सान और फांग के साथ डिनर करते हैं, जो अब चीन आ चुके होते हैं। वो मिलना ऐसा लगता है जैसे 6 साल पीछे लौट आए हों। घर लौटने पर उन्हें लिन इंतज़ार करता हुआ मिलता है। तब पता चलता है कि जीन और लिन ने बैंकॉक में रेसिंग एकेडमी खोली थी। इसी वजह से जीन को बार बार जाना पड़ता था। लेकिन इस बार लिन किसी और वजह से आया था। वो चाहता था कि जीन फिर से रेस करे। हादसे के बाद जीन ने ड्राइविंग से इनकार कर दिया था। वो डर बैठ गया था। लिन उससे इस पर सोचने को कहता है। अगली सुबह मो काम के लिए जल्दी निकलती है और फाइलें भूल जाती है। जीन उन्हें लेकर नीचे दौड़ता है, लेकिन बस निकल चुकी होती है। वो बस से धुआं निकलता देखता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। बिना सोचे समझे वो कार में बैठता है और तेज़ी से ड्राइव करता है। शुक्र है ड्राइवर खुद बस रोक देता है। थोड़ी देर बाद मो का कॉल आता है। वो बस में थी ही नहीं, पास के मार्केट में थी। जीन राहत की सांस लेता है। जब मो उसे खुद गाड़ी चलाते देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने अपने डर को तोड़ दिया था। उस रात वो उसका पसंदीदा खाना बनाता है। वो बताता है कि उसने रेसिंग को लेकर फैसला कर लिया है। अब उसका एक नया सपना है और वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। अगले महीने वे कनाडा जाएंगे, उसकी माँ से मिलेंगे और शादी की बात करेंगे। मो को यकीन नहीं होता, इतने सब के बाद वे यहाँ तक आ पहुँचे थे। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसकी माँ ठंडी रहती है, मुश्किल से बात करती है, जैसे जीन वहाँ है ही नहीं। आखिरकार जीन हिम्मत करता है। वो दूल्हे की तरफ से लाए जाने वाले सोने के गहने निकालता है और दिल से अनुमति मांगता है। उसकी माँ उसे प्यार से टाल देती है, कहती है कि वो सफ़र से थका है और आराम करे। अगले दिन जीन उसे बगीचे में अकेले पौधों की देखभाल करते देखता है। वो चुपचाप पास बैठ जाता है और फूलों के बारे में उसकी सिखाई बातें याद करता है। वो नरम पड़ जाती है। उसे समझ आता है कि वो दुश्मन नहीं है। आखिरकार वो मान जाती है। जब मो उठकर देखती है कि दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो हैरान रह जाती है। किसी तरह जीन ने उसकी माँ का दिल जीत लिया था। वे चीनी नववर्ष साथ मनाते हैं। जाने से पहले उसकी माँ जीन को एक गिफ्ट बैग देती है। एयरपोर्ट पर वो उसे खोलता है। अंदर हाथ से बुना हुआ स्कार्फ होता है, वही जो वो बचपन से चाहता था। भावुक होकर जीन अंगूठी निकालता है और प्रपोज करता है। मो तुरंत हाँ कह देती है। घर लौटकर वे दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं, यहाँ तक कि कीरा और हैनन भी होते हैं, शादी से पहले का आखिरी दिन मनाते हुए। और शादी के दिन जीन उसे बाइक पर ले जाता है, बस दोनों साथ भागते हुए, आखिरकार उस सपने को जीते हुए जो वे पूरी जिंदगी अपने साथ लिए चले थे। जीन अब वो लापरवाह लड़का नहीं रहा। पहले वो खतरे के लिए जीता था, लेकिन अब सब बदल गया है, क्योंकि कोई घर पर उसका इंतजार करता है। मुँह कहती है कि वो उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती, वो उसकी राह दिखाने वाली बनना चाहती है। जीन मानता है कि रेसिंग छोड़ने के बाद उसे लगा था कि जिंदगी अब साधारण होगी, लेकिन फिर उसे मुँह मिली और जब तक वो उसके साथ है जिंदगी हमेशा खूबसूरत सरप्राइज से भरी रहेगी।
बाइक पर साथ चलते हुए मो आगे सड़क की तरफ देखती है और फिर उससे पूछती है, मिस्टर जीन, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहेंगे? जीन मुस्कुराकर कहता है, हाँ। उस पल लगता है जैसे वे पहले से ही शादीशुदा हों। दो दिल, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप अगली बार कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं।